जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो सेट 3 के पार्ट 2 को हम शुरू करते हैं। जो है सेट 3 पार्ट 1 में हमने जो है 4 के क्या तक क्वेश्चन कर लिए थे कि नैन समीकरण लिखे और इसका अनुप्रयोग क्या होता है, सेल का ईएमएफ हम ज्ञात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है, गैर मानक परिस्थितियों में। अब 4 का ग प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमिनो की पहचान कीजिए, उसका रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। इनकी पहचान करते हैं हम अभी। तो इनकी पहचान हम करेंगे इनकी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा के। हिंसबर्ग रिएजेंट कितने लोगों को पता है क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ओके, ये क्या मेरा हिंसबर्ग रिएजेंट है, ठीक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक, ठीक है जी। तो कुप्पी पेन लेके पढ़ा करो यार, ऐसे नहीं, ऐसे में क्या मजा, ठीक है। इसकी अभिक्रिया जब अगर मैं प्राथमिक एमीन के साथ करवा तो उसको ऐसे लिख ले RN और RNH2 प्राथमिक एमीन, ठीक है। तो ये H बोल लेगा कि ये Cl मुझे दे दे ठाकुर, ठीक है। HCl को जो है ये अपने साथ लेके चले जाएगा, बाकी चीज जो है इसके साथ जुड़ जाएगी। ध्यान से देखो, साफ साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिखना चाहिए। एक सेकेंड, थोड़ा लेखनी में चेंज कर लेते हैं हम, इससे ज़्यादा स्पष्ट दिखेगा। तो H तो इसको Cl को लेके चला गया, बाकी N जो है सल्फर के साथ बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा SOO और इधर NHR। तो इसके पास अभी भी नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है। तो आगे अगर मैं इसकी अभिक्रिया QH के साथ करवाऊंगा तो KH क्या रहेगा कि इसका OH इसके H को लेके भाग जाएगा, ठीक है, H2 और जो है उसकी जगह K जुड़ जाएगा, क्योंकि ये OH क्षार है, ये एसिडिक है, हाइड्रोजन ये वाला तो चला गया H2O बना के, और SOO N इधर इसके साथ K जुड़ गया और A। अब ये जो चीज बनेगी ये क्या है, ये जल में विलय है, ठीक है, ये जल में विलय है। ओके, जल में विलय सिस्टम बना, ठीक है। तो देखो हमने जब हिंसबर्ग अभिकर्मक की अभिक्रिया जब प्राथमिक एमीन से करवाई तो कुछ ऐसा घटना घटित हुई कि वो जल में विलय चीज मिली हमें, ठीक है। पहचान तो हम ऐसे ही करेंगे ना। अब दोबारा से हम हिंसबर्ग रिएजेंट लेंगे, उसकी अभिक्रिया हम द्वितीयक एमीन के साथ करवाएंगे, तब देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। लिख लो यार, तुम भी कॉपी लेके पेन लेके, है नहीं, तभी तो याद रहेगा। पर हमें रिएक्शन ही लिखनी है। SO2 और Cl, तो द्वितीयक एमीन है तो HN, इधर भी R, इधर भी R, ये द्वितीयक एमीन होगी। तो इसके पास भी हाइड्रोजन है, ये इस HCl को जो है फिर से वही कि H जो है Cl को लेके जाता रहेगा, ठीक है। आगे क्या होगा, ये चीज जो है इसके साथ जुड़ जाएगी। N और R2, ठीक है। अब ये जो चीज है वो QH के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अब इसके पास जो है और हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। तो आगे जो है कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। और ये जो चीज है वो जल में अविलय है, ठीक है, मतलब जल में नहीं घुलती, परंतु जो ईथर है ईथर में विलय है, ठीक है, ईथर में विलय, ईथर में घुल गई, ठीक है, जल में तो नहीं घुली लेकिन ईथर में घुल गई, डिफरेंस है, ठीक है। आगे रिएक्ट भी नहीं हुआ। अब अगर मैं टर्शियरी एमीन यानी 3 डिग्री एमीन लूंगा, उसकी रिएक्शन करवाऊंगा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं जो इस HCl को लेकर चला जाए, तो यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया होगी ही नहीं। तो ये जो है हिंसबर्ग मेथड है, जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमिनो की पहचान करने के लिए, ठीक है। अच्छे से लिख लो कॉपी में और अच्छे से इसको याद कर लो। ओके जी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए तथा आरएनए में अंतर समझाइए। तो इसमें कुछ अंतर जो है मैंने लिख रखे हैं, वो देखते हैं। ओके जी, ये देखो डीएनए और आरएनए में अंतर, इधर डीएनए इधर आरएनए। तो डीएनए में जो है जो शर्करा होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। एक्चुअली है क्या ये दोनों न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड में एक शर्करा होती है, एक क्षारक होता है, ठीक है, और एक जो है फॉस्फेट समूह होता है, और ये चीज़ें जुड़ती 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 चली जाती हैं, ठीक है। एक के बाद एक उसका बहुलक वो जो है न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है और इसमें जो है राइबोज शर्करा होती है, ठीक है। तो देखो इनमें जो क्षारक होते हैं, तो देखो इनमें चार क्षारक होते हैं, 4 क्षारक डीएनए में और 4 आरएनए में। तो एडेनिन और जो ग्वानिन होता है उनको हम बोलते हैं प्यूरिन क्षारक, और साइटोसिन भी दोनों में कॉमन होता है, वो पिरिमिडीन क्षारक होता है। उसके अलावा इसमें जो है दूसरा पिरिमिडीन क्षारक यानी चौथे वाला वो होता है थाइमिन, जबकि इसमें जो है फोर्थ जो पिरिमिडीन क्षारक है वो होता है यूरेसिल। मतलब 2 पिरिमिडीन क्षारक होते हैं, 2 प्यूरिन क्षारक। तो प्यूरिन तो इसमें भी एडेनिन ग्वानिन, इसमें भी एडेनिन ग्वानिन, और जो प्यूरिन और जो पिरिमिडीन क्षारक है वो इसमें होते हैं थाइमिन एंड साइटोसिन, इसमें होता है साइटोसिन और यूरेसिल। और ये जो डीएनए है ये अधिकांश जीवों व वायरसों का आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है इन्फॉर्मेशन को लेके, जबकि ये कुछ वायरसों का ही जो है आनुवांशिक पदार्थ है। इसकी द्वितीयक संरचना जो होती है वो द्विकुंडलित होती है, ठीक है, 2 कुंडली सी बनी होती है। ये जो संरचना है ना दिख रही है, एक कुंडली जा रही है, एक कुंडली जा रही है, ठीक है। एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ा है और साइटोसिन के साथ ग्वानिन, और ये चीजें ऐसे, ये डीएनए है ना, ठीक है। बायोलॉजी वालों बच्चों को ज्यादा पता होगा इसके बारे में। जबकि जो आरएनए होता है उसमें एक ही हेलिक्स संरचना होती है, ठीक है। इसमें जो है रेप्लिकेशन का गुण पाया जाता है, मतलब ये अपने आप को खुद ही जो है एक अणु जो है और अणु खुद के खुद जनरेट कर लेता है, ठीक है। तो इसमें रेप्लिकेशन का गुण पाया जाता है, लेकिन इसमें जो है रेप्लिकेशन का गुण नहीं पाया जाता है। ओके, तो इसको जो है एक बार अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है, ध्यान कर लो, इसको अच्छे से समझ लो, याद कर लो। डीएनए आरएनए में से एक क्वेश्चन हर बार आते रहता है, हर एक सेट में लगभग। ओके, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विलयन के परासरण दाब को समझाइए। ठीक है जी, समझा देंगे। उसके बाद और क्या करें, कह रहे कि विलयन के परासरण दाब और विलय के मूलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। अच्छा जी, संबंध स्थापित करना है, करेंगे। ओके, तो देखिए परासरण दाब हमने सेट 1 में भी किया था कि वह न्यूनतम बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है। ठीक है, परासरण की क्रिया को बोलता है रुक जा। परासरण की क्रिया क्या होती है कि जो विलायक के अणु होते हैं वो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। ठीक है, वो परासरण कहलाता है। ठीक है, देख लो परासरण भी, जिन्होंने सेट 1 नहीं देखा होगा। ठीक है, इधर कम सांद्रता यानी इधर विलय के अणु कम है, इधर विलय के अणु ज्यादा है। ठीक है, तो इधर से विलयन की सांद्रता की बात हो रही है, तो इधर से विलायक के अणु इधर गबन कर जाते हैं। ठीक है, मतलब आते तो देखो पहली तो बात यार, पारगम्य झिल्ली में से केवल विलायक के अणु ही जा सकते हैं। ठीक है, विलय के अणु नहीं जा सकते। विलय विलायक तो पता है ना, जैसे जल में चीनी घोल दी तो विलय कौन है, चीनी, विलायक जल। ठीक है, तो जल के अणु इधर से उधर जा पा रहे हैं। ओके, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है, जिधर मान लिया इधर जो है चीनी आपने गिरी 10 ग्राम, इधर गिरी 100 ग्राम, तो कम सांद्रता विलयन की इधर है, इधर जो है ज्यादा सांद्रता है, तो जल जो है इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, ये परासरण है। ठीक है, अगर मैं इधर जो है एक्सटर्नल बाह्य दाब इधर लगाऊं तो वह न्यूनतम बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे। ठीक है, मतलब इनको रोक दे, नहीं भाई नहीं जाना अब इधर से इधर। ठीक है, दोनों साइड अब दाब समान हो गया, तो जो परासरण की क्रिया को रोक दे तो वो क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, एक्चुअली जब हम परासरण दाब लगाते हैं ना, तो इधर से इधर जितने जा रहे हैं उधर से इधर भी उतने ही सेम ही आते जाते रहते हैं, तो जो है नेट नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं होता कि नेट इधर से इधर गई है या इधर से इधर हुई है। ठीक है, तो परासरण दाब क्या होता है, उसको रोक देते हैं। और अगर परासरण दाब को हम और बढ़ा दें, मतलब दाब को परासरण दाब से ज्यादा कर दे, तो विलायक के अणु इधर से इधर जाने लगते हैं, उसको प्रतिलोम परासरण बोलते हैं, रिवर्स ओस्मोसिस RO। ठीक
ठीक है, उसी टेक्निक का यूज करके हम साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर प्राप्त करते हैं। तो ये जो है परासरण दाब का फॉर्मूला होता है पाई बराबर ICRT। ठीक है, आई क्या बोलते हैं उसको, वानठाप गुणांक है, C विलयन की सांद्रता, R जो है गैस नियतांक और T परम ताप यानी टेम्परेचर नॉर्मल। ओके, तो परासरण दाब का फॉर्मूला मेरा क्या था, पाई बराबर, अगर वानठाप गुणांक 1 हो या लिख लेते हैं ICRT। ठीक है, ये था। अब जो C है सांद्रता, वो क्या होती है, वो होती है विलय के मोल और बटे विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन, यानी बहुत ही सुंदर राइटिंग जहाँ पर मेरी मोल लिख रखा है, विलय के मोल, मैं ओल है मोल। ठीक है, तो विलय के मोल क्या होंगे, उनको n से रिप्रेजेंट करें, और विलयन का आयतन एक्चुअली मोलरता का ही तो फॉर्मूला N/V, ये हो गया। ठीक है, और मोल क्या होता है, मोल होते हैं इसका जो भी भार होगा अपॉन विलय का भार अपॉन इसका अणुभार m। ठीक है, और v, तो सांद्रता को C को हम लिख सकते हैं W/mv। तो परासरण दाब पाई क्या हो जाएगा, I, C की वैल्यू W/mv और RT। तो ये हो गया इनमें संबंध। ठीक है, एक्चुअली वी कैन सी कि जो परासरण दाब होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, विलय के मोलर द्रव्यमान के। तो ये रिलेशन है इनके बीच में, ये फॉर्मूला है। अब आगे कह रहा है कि मेरे को बताओ अभिक्रिया के औसत तथा तात्क्षणिक वेग को समझाइए। ठीक है, और उनको प्रभावित करने वाले दो कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखो अगर हम कोई भी समय ले कि मान लिया ΔT समय में, और जो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, सुनिए मेरी बात सुनिए, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन ΔC हो, तो हम बोलते हैं कि जो अभिक्रिया का औसत वेग है, ठीक है, R एवरेज उस ΔT समय में, वो है ΔC/ΔT। ठीक है, यानी अगर ΔT समय में उसकी सांद्रता में परिवर्तन ΔC हो, तो उसका औसत वेग क्या होगा, ΔC/ΔT। ठीक है, ये उसका एवरेज वेग है। ठीक है, अगर हम इस ΔT की वैल्यू बहुत छोटी करें, ठीक है, मतलब एक क्षण की बात करें कि मेरे को बताओ एक किसी क्षण पे जो है वेग कितना है, तात्क्षणिक वेग का मतलब किसी क्षण, जिस क्षण अभिक्रिया को हम देख रहे हैं इस क्षण पर उसका वेग क्या है। ठीक है, तो यदि हम ΔT का मान बहुत छोटा करें, तो जो उस क्षण पे जो उसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा वो क्या होगा, उसका तात्क्षणिक वेग होगा, उसको R इंस्टेंटेनियस लिखेंगे। तो ये क्या होगा, लिमिट ΔT टेंड्स टू 0, मतलब ΔT की वैल्यू बहुत ही छोटी हमें को लेनी है। ठीक है, ΔC/ΔT वो तात्क्षणिक वेग होगा, यानी किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है, और किसी समय ΔT में अगर सांद्रता में परिवर्तन ΔC हो तो वो औसत वेग। जैसे एक गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी जो है हम कहें कि 2 घंटे में 100 किलोमीटर जा रही है, तो औसत वेग क्या होगा भाई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पर जो उसका स्पीडोमीटर है वो हर समय उसकी सुई 50 पे थोड़ी ना होगी, हो सकता है कभी 20 पे हो, कभी 60 पे हो, कभी 80 पे हो। ठीक है, तो वो जहाँ उसकी स्पीडोमीटर की जो सुई है वो बता रही है इंस्टेंटेनियस इस क्षण का वेग क्या है। ठीक है, और एवरेज वेग कितना है, वो 50 का है, तो वो होता है तात्क्षणिक वेग। देखो अगर कोई अभिक्रिया जो है A to B है, A जो है अभिकारक है, B जो है प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम अभिक्रिया का वेग जो है, ठीक है, हम लिखते हैं A की सांद्रता में परिवर्तन की दर, क्योंकि अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता घटती जाएगी। ठीक है, इसलिए इसके आगे माइनस लगा रखा है, तो ये इससे हम अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं, और वो होता है K और A की किसी भी घात के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, वो जो A होता है, ठीक है, A है उसकी सांद्रता। ठीक है, और K को हम बोलते हैं वेग स्थिरांक। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक। तो ऑफ कोर्स जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पे निर्भर करेगा, वेग स्थिरांक, और वेग स्थिरांक डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, जो है उत्प्रेरक, जो है दाब वगैरह, जो भी सिचुएशन है उन पे वेग स्थिरांक निर्भर करता है। ठीक है, तो जो अभिक्रिया की दर होगी वो डिपेंड करेगी सांद्रता पे और